हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेवन क्लास की हिस्ट्री को। आज हम चालू करेंगे सेवन क्लास की हिस्ट्री में। आज जो हम रोमांटिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब कि बहुत ही दिलचस्प बात आज पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने हमारे इंडिया का वर्ल्ड का मैप तो देखा होगा। आज के टाइम में हमारे पास जो वर्ल्ड का मैप देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। खुल जा भाई, खुल जा। ये हमारा मैप कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है ना। लेकिन क्लास, क्या आपको पता है, आज से बहुत समय पहले, मतलब कि एशियन टाइम की यदि बात की जाए, तो एशियन टाइम में हमारे पास ये जो मैप था ना, ये ऐसा मैप नहीं था। बल्कि जो मैप था, ये आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, तो ये पड़ता था आपको उल्टा दिखाई पड़ता था। उल्टा का मतलब होता है, जैसे कि आप इस मैप को देख रहे हो ना, जस्ट ऐसा ही पहले के टाइम में मैप दिखाई पड़ता था, जहाँ पर सब कुछ उल्टा उल्टा सा था। जैसे कि ये रहा श्रीलंका, ये रहा इंडिया, ये सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई पड़ता था। और ये जो स्थिति है, ये तो कह रहा है क्या, ये 12th सेंचुरी की बात कर रहा है। तो 12th सेंचुरी में एक भूगोल बेता, भूगोल बेता उसे कहते हैं जो भूगोल के बारे में, मतलब कि भूदृश्य के बारे में जो हमारे पास देखने को मिलता है, उसे कहते हैं भूदृश्य। उसके बारे में बताने का काम करते हैं, उसे कहते हैं भूगोल बेता। इनका नाम था अल इदरीसी। अल इदरीसी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों ने चॉक एंड डस्टर मूवी देखी है? चॉक एंड डस्टर मूवी में अंतिम में जो कंपटीशन होता है ना, कुछ पैसे का, लगभग 5 करोड़ का जो फंक्शन होता है, कंपटीशन होता है 10 क्वेश्चन वाला। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राचीन टाइम के जो नक्शे हुआ करते थे, वह किस प्रकार के नक्शे थे। तो प्राचीन टाइम के जो नक्शे हुआ करते थे, वह नक्शे उल्टे हुआ करते थे। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये इस प्रकार के नक्शे हुआ करते थे। मतलब कि जो पहले चीज साउथ में था वो नॉर्थ में हुआ करता था, और जो पहले साउथ में था वो नॉर्थ में हुआ करता था। मतलब कि ये उल्टे नक्शे बनाया करते थे। किसने बनाया था पता है? वो अल इदरीसी ने ही बनाया था। कहता है कि दुनिया के नक्शे का ये एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि और समुद्र तक दिखाया गया है। तो पहले के टाइम में इस प्रकार के जो नक्शे बनाए गए थे, वह 1154 के टाइम में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो अल इदरीसी ने बनाने का काम किया था। लेकिन बाद के टाइम में हमने कुछ इस प्रकार के नक्शे बनाए, इस प्रकार के बाद के समय में हमने नक्शे बनाने का काम किया। तो इस प्रकार के जो नक्शे, मतलब कि उसी नक्शे को सीधा करके बनाने का जो काम किया गया था, वो था आपका गिबलॉम द लिस्से ने किया था। गिबलॉम द लिस्से के अनुसार देखा जाए तो ये एटलस नूबे के अनुसार ये उपमहाद्वीप कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता था। तो आइए चालू करते हैं आज के क्लास में इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन चीजों के बारे में। यदि क्लास अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको विस्तार से देखने को मिल जाए। क्लास कहता है कि मानचित्र एक अरब भूगोलवेता, अरब का एक कंट्री है, वहाँ के एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था अल इदरीसी ने 1154 में इसको बनाने का काम किया था। जो नक्शा दिया गया था वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। अब आपको लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया में या फिर विश्व में जब अलग अलग महाद्वीपों की खोज हो रही थी, तो इसकी जो खोज होती है वह 15 सेंचुरी में चालू होती है। 15 सेंचुरी में चालू होती है। तो 15 सेंचुरी में शुरुआती टाइम में जब चालू किया गया था, तो उस समय हमें अलग अलग महाद्वीपों को खोजने के लिए जिस नक्शे का इस्तेमाल किया गया था, वो नक्शा आपका यही वाला नक्शा था। लेकिन बाद के टाइम, उससे भी पहले जो नक्शे बनाए गए थे अरब के जो भूगोलवेता थे अल इदरीसी ने, उस नक्शे को इसी समय बनाया गया था। तो विश्व के खोज की जो शुरुआत हुई थी वो 1492 से चालू हो जाती है। आपको पता होगा वास्को डिगामा आए थे, इसके साथ कोलंबस था जिसने अलग अलग देशों की खोज की थी। तो आपको पता होगा कि जो कोलंबस था, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो कोलंबस ने खोज की थी यूएसए की खोज की थी। इसके बाद आपको पता होगा 1498 के बारे में, इसमें वास्को डिगामा आया था। जो डिगामा आया था, इसने खोज किसकी की थी? इसने खोज की थी भारत की खोज की थी। तो इस प्रकार से जो खोज किया गया, इन लोगों ने खोज के लिए जो मैप का इस्तेमाल किया था, वो मैप ये नहीं था, बल्कि वो मैप जो था वह इस वाले मैप का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था। क्लास कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है।
मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार है जिन्होंने 1720 में इसे बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर हुआ करता था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि श्रीलंका ये रहा आपके पास और जो इंडिया है वो ये रहा आपके पास। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो 1492 में और 1498 के टाइम में कोलंबस और वास्को डी गामा ने भारत और यूएसए की खोज के लिए जिस मैप का इस्तेमाल किया था वो मैप यही मैप था। इसी मैप के बेसिस पर उन लोगों ने उल्टा समझ लिया, जिसको पूरब इस तरफ समझना था उसको पूरब इस साइड समझ लिया था, और जो पश्चिम समझना था इस साइड वेस्ट, वो वेस्ट इस साइड समझ लिया था इन लोगों ने। इसी कारण से वो लोग इंडिया ना आकर के कहाँ चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं आपका अमेरिका की ओर चले जाते हैं। ठीक है क्लास, आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप को दोबारा से चलते हैं। देखो, अरब इदरीसी ने अरब जो भूगोल वेता थे अल इदरीसी, तो वो यहीं के बनाने वाले थे, यहीं पर उन्होंने बनाया था। तो जो लोग थे, देखो अब इसको समझेंगे आप लोग। जो आपका कोलंबस था वो इधर से आता है, तो उसको लगा ना, उसको इस मैप उल्टा था, ये मैप कैसा था, ये मैप उल्टा था। इस मैप को उलट देंगे तो आपको पता है कि ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो उनको लग रहा था ना, जब इस मैप को उलट देंगे तो लगेगा ना कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जैसे कि देखता हूँ उलटने के बाद शायद ये उलट जाए। हम्म, नहीं ये उल्टेगा नहीं, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको यहीं से। जैसे कि यहाँ से व्यक्ति जाना चाहता था, यहाँ से कोलंबस गया, तो कोलंबस यहाँ से किधर की ओर जाएगा, इंडिया की खोज करने के लिए इधर की ओर जाएगा। लेकिन इधर की ओर वो इधर से कैसे जा पाएगा, क्योंकि मैप तो उल्टा था। जब ये मैप उल्टा रहेगा तो उसको ईस्ट जो है वह इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा था, इस डायरेक्शन में मैप। तो वह इस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ता गया, तो उसने किसकी खोज कर डाली, उसने खोज कर डाली अमेरिका की खोज कर डाली। लेकिन फिर बाद में वास्को डी गामा आया, उसने क्या किया, तो उसने कोलंबस के विपरीत दिशा में जाना चालू किया। तो वह इधर से होता हुआ इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। फिर वह अफ्रीका के कोस्टल इलाके तो होते होते वह कैपटाउन पहुंच जाता है। कैपटाउन, ये रहा कैपटाउन। यहाँ पहुंचता है और यहाँ से होते हुए वह मेडागास्कर के बीच के पार्ट में फिर कहाँ चला जाता है, तो वो आ जाता है आपका केरला आ जाता है। तो यहाँ पर फिर उसने अपने भारत का खोज करने का काम चालू किया। क्लास इसमें कहता है क्या, इसमें आगे कहा गया जगहों के नाम, जगहों के जो हमारे पास नाम थे वह अरब में दिए गए हैं, और उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, जो मानचित्र तो में मानचित्र के बनाने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगता है क्योंकि हम इसके बारे में जानते आ रहे हैं। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देख करके आश्चर्य होता है। बारीक का मतलब होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपको हर एक चीज बताया गया, हर एक चीज कि कौन सी नदी कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा शहर होगा, यहाँ कौन सा शहर होगा। यहाँ पर नए वाले मैप में हर एक चीज को इंक्लूड कर दिया गया, जिससे अब नए मैप को समझना दूसरे देशों के लोगों के लिए ज्यादा आसान सा प्रतीत होने लगा था। इसलिए इस प्रकार के मैप की प्रचलता या फिर उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ने लग गई थी। कहता है यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। कब के टाइम में, 600 साल बाद के टाइम में इसका इस्तेमाल करते थे। कहता है कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल चुका था, मतलब कि मानचित्र को देखने समझने के जो तरीके थे वो बदल चुके थे। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जरूरी माना जाता है। क्लास कहता है कि नई और पुरानी शब्दावली, आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई नई चीजों में बदलाव आए थे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, जैसे कि हमें प्राचीन टाइम के जो अभिलेख मिल जाते हैं वो प्राकृत में मिल जाते हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं हमारे पास संस्कृत में मिल जाते हैं, हमारे पास मिल जाते हैं पाली में मिल जाता है, तमिल में मिल जाता है, आपका ब्राह्मणी में मिल जाता है।
ऐसी कई सारी भाषाओं में आपको अभिलेख मिल जाते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल जाती है। उदाहरण के लिए मध्य युग का फारसी आधुनिक फारसी से अलग होता है। ये विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि उसको लिखने समझने और बोलने के तरीके में बदलाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के रूप में लेते हैं। 13वीं सेंचुरी में जब फ्रांसीसियों के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह आ चुकी है, जो हिंदुस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया वो था मिनहाज ए सिराज था। मिनहाज ए सिराज ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था। इसका हिंदुस्तान से इसका मतलब था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र से इसका मानना था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया था वह केवल और केवल मुगलों के या सुल्तान के अधिकार क्षेत्र के लिए किया था। जहां जहां तक सुल्तान का अधिकार क्षेत्र था वहां वहां के लिए इसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब हिंदुस्तान शब्द के अंदर दक्षिण भारत को कभी भी शामिल नहीं किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए करता है। तो कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किसने किया था? तो हिंदुस्तान का जो प्रयोग था वो किया था बाबर ने किया था। किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। कहता है कि ये प्रयोग 14वीं सेंचुरी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान दिखाई पड़ता है। मतलब कि आमिर खुसरो ने भी अपने अभिलेखों में हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था, मगर ये भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, बल्कि उस समय हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल एक छोटे से क्षेत्र के लिए किया गया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रखना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग की बात करते हैं तो मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का नहीं होता है उसे हमने विदेशी कहा था। तो प्राचीन टाइम में विदेशी का जो अर्थ था वो बदल जाता है और अभी के टाइम में इसका अर्थ बदल जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को हिंदी या परदेशी और फारसी में अजनबी का नाम दिया गया था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो यहाँ पर जो विदेशी का संबंध है वह विदेशी का संबंध गांव से और गांव के बाहर वाले लोगों से होता है। आइए बात करते हैं इतिहासकार और इसके स्रोतों के बारे में बात करते हैं कि इतिहासकार क्या किस तरीके से स्रोतों का अध्ययन करता है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पिछले साल आपने गुप्त शासक के राज शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। उसके पुस्तक में हम मोटे तौर पर देखें तो 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 सालों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन के टाइम में हमने उसकी पुस्तकों में ये देखा कि उसका शासनकाल कब से कब तक देखने को मिल जाता है। यहाँ कहता है कि इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग जैसी चलती आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए
सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, शिलालेखों का इस्तेमाल करते हैं, स्थापत्य का। स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण की कला, कि भवनों को, घरों को कैसा बनाया गया था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इनके विशेष पर इनको परखा गया, देखा गया। सिक्के आपको पता है, जब भी किसी राजा का सिक्का होता है तो उस राजा के सिक्के के ऊपर पहले तो उस राजा का चित्र होता है। दूसरा होता है भाषा, कि उसमें भाषा क्या लिखी गई है। तीसरा होता है कि वो सिक्का जो है वो किस चीज का बना हुआ है, मतलब किस धातु का बना हुआ है। तो धातु से समझ में आ जाता है। पहले पता होगा आप लोगों को कि प्राचीन टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने समय में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं का इस्तेमाल करते थे सिक्कों को बनाने के लिए। जैसे कि सोने का, चांदी का, तांबे का, ऐसे सिक्कों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे भी जानकारी मिल जाती है कि जो धातु है कब का होगा, ये भाषा कब का होगा, ये चित्र किसका है। इन सभी से हमें किसी राजा के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। तथा लिखित सामग्री के आधार पर, लिखित सामग्री का मतलब होता है राजस्व के बारे में। जब भी कोई राजा किसी से लेन देन करता है तो उसके राजस्व को, उसके लेन देन को हम इसमें लिख देते हैं। तो इसके लिखे गए विवरण से भी हमें किसी इतिहास के राजा की जानकारी आसानी से मिल जाती है। पर कुछ बातें पहले से ही अधिक अलग होती है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। मतलब कि हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिनका विश्लेषण करना, उनको परखना काफी समस्या वाला काम था। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। तो सूचनाओं के दूसरे प्रकार, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो कैसे कैसे आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में जो प्रसार था, बढ़ोतरी थी, वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है। क्लास इसमें लिखा गया है कागज के बारे में। कहता है 13वीं सेंचुरी के मध्य में एक विद्वान को पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है। पुस्तक की प्रतिलिपि का मतलब होता है जो हमारे पास बुक होती है ना, उस बुक का फोटो कॉपी आप कह सकते हो। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिससे उसकी जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो खरीदते तो हो सकते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर आपको दे देता। मतलब कि कागज का जो मूल्य था वो उस समय काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। प्लस कहता है कि इस समय के दौरान देखा जाए तो कागज क्रमशः सस्ता हुआ करता था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, मतलब किसी राजा के बारे में जीवनी, बायोग्राफी, संत के लेखन, जो बड़े बड़े महात्मा हुआ करते थे उनके द्वारा लिखी गई किताब, उनके उपदेश, गवर्नमेंट के पास भेजा जाने वाला हमारा अर्जियां या हमारी सिफारिशें, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते इत्यादि के लिखनों का प्रयोग चालू हो चुका था। मतलब कि इनके माध्यम से भी हमने इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चालू कर दिया था। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हम हाथों से लिखने का काम करते हैं, उसे पांडुलिपि करते हैं। तो पांडुलिपि को कहाँ इकट्ठा किया गया? पांडुलिपि को धनी व्यक्ति ने इकट्ठा किया, शासक ने इकट्ठा किया, मठ में इकट्ठा किया गया और मंदिर के अंदर इसे इकट्ठा किया गया था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय, लाइब्रेरी और अभिलेखागार, अकाउंट के जो बुक रखे रहते हैं वहां पर इसे रखा गया था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग करना कठिन भी है, क्योंकि हम हर एक शब्द का अच्छे से उच्चारण, उसके बारे में जानकारी हमें अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है। कहता है कि उन दिनों छापा खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक, लिपिक का मतलब होता है नकल बीस, जिसे हम छापने का काम करते हैं। मतलब कि कॉपी के ऊपर उसी सेंटेंस को हम छाप देते हैं। हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे, मतलब कि हाथों से देख देख करके उसे छापने का काम किया गया था, जैसे कि ये बूढ़े बाबा देख के कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कॉपी दूसरी कॉपी में देख रहे हैं, फिर दूसरी कॉपी में छापने का काम करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप क्या करते हो, भाई तूने बनाया क्या प्रोजेक्ट, उसने आपको दे दिया और आप उसी का छाप लेते हो। तो ऐसा काम पहले के टाइम में किया गया था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, गृह कार्य होमवर्क की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि ये काम आसानी नहीं है, क्योंकि उसे हर एक चीज को हूबहू उतारना बड़ा दिक्कत का काम हुआ करता था। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती थी, और आपको मशहूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है।
क्योंकि हमारे दोस्त तो फटाफट लिख लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि उसने लिखा क्या है। तो उसकी लिखावट में समस्या आती थी। तो प्राचीन टाइम में तो ऐसा कुछ होता होगा, जिन्होंने लिखा होगा, लेकिन उसके किस प्रकार से लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, उसने लिखा क्या है, उस शब्द का अर्थ उस समय क्या था, अभी क्या है, इसके बारे में समझना काफी मुश्किल भरा होता है। कहता आगे क्या, फलस्वरूप आपके लिखे मित्र में लिखे हुए कुछ ऐसे छोटे मोटे, लेकिन जैसे कि देखो क्लास, ये रहे कुछ शब्द लिखे गए। ये जो शब्द है ना, प्राचीन टाइम में उर्दू ऐसे लिखी गई थी, लेकिन अभी के टाइम में उर्दू ऐसे लिखी जाती है। तो दोनों के उर्दू की जो भाषा थी उसमें बदलाव थे। अब जो नए नए लोग आते हैं उनको समझने में समस्या होती है कि आखिर लिखा क्या गया है, ये बताना क्या चाहता है, इस शब्द को हम किस रूप में पढ़ें, किस रूप में समझें, ये समस्या यहाँ पर बड़े स्तर पर पैदा होती है। कहता है कि आपके मित्र में लिखे गए अंतर काफी ज्यादा होते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। वो अपने अनुसार उसमें शब्दों का उच्चारण अलग अलग तरह से करते हैं, ताकि उन्हें अपने तरीके से बताया जा सके। लेकिन यहाँ पर आप जो उस सेंटेंस में बताया गया है वो नहीं बता पाते। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी हर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। मतलब कि हमने लगातार इस प्रकार की पांडुलिपियों को लगातार बनाते रहे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। मतलब कि हमारे पास जो मेन कॉपी है, इसके हमने इतनी सारी कॉपी बना डाली कि ये इस कॉपी का जो अर्थ है, इस कॉपी का जो अर्थ है, इस कॉपी का वो अर्थ ही बदल चुका है, क्योंकि हर लोगों ने उसे अपने अपने रूप में एक्सप्लेन करने का काम किया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमने आज तक इस कॉपी को देखा ही नहीं। हम जो पढ़ते हैं वह एक्चुअल में दूसरे की छापी गई किताब पढ़ते हैं। और जो किताब होती है, जो बुक होती है आपके पास, वह बुक एक्चुअल में प्रिंटिंग प्रेस छापता है। तो वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है। तो बदलाव जो कर देता है ना, इस बुक को छापने के लिए जो जिसने दिया था, उसकी जो हैंड राइटिंग है हमें आज तक मिल ही नहीं पाती है। इसलिए हम उसकी अच्छी भावनाओं को या फिर उसके बताए गए चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। आज के टाइम में आपको पता होगा कि हम कुछ-कुछ जो किताबें होती हैं, वो किताब दूसरे लैंग्वेज का हम हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि जापानीज़ की किताबों को हम हिंदी में कर लेते हैं, जापानी किताबों को हम इंग्लिश में कर लेते हैं। इससे हम जापानी किताबों को इंडिया के अलग-अलग भाषा में कर लेते हैं। तो जो जापानीज़ में उसका अर्थ बताया गया है, हिंदी में उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। जो वहाँ बताया गया है, वो इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। इसके कारण हम उस समय के उस शब्दों को उसी की भाषा में समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में प्योर या सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं तो आपको लगता है ना कि अरे नहीं, ये मैंने गलती कर दिया है, इसको सुधारते हैं और दूसरा सेंटेंस डाल देते हैं, तो आप सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं। यही काम पहले के टाइम में भी किया गया था। 14वीं सेंचुरी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा, पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वाले पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, जो जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में लिखने का काम किया था। उसके बारे में उसे पता ही नहीं था, लोगों को नहीं पता था। तो पहला उसने लिखा 1356 में, फिर 2 साल के बाद उसने लिखा 1358 में लिखा। जो 1358 में लिखा था ना, यही 1971 में लोगों के बारे में, इसी के बारे में पता था। लेकिन इससे पहले के बारे में इनको केवल इसके बारे में पता था, लेकिन इससे पहले इनके बारे में किसी को पता नहीं था। तो इसके बारे में लोगों को जो जानकारी मिलती है, वो 1971 के बाद मिलती है। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दब सा गया था, क्योंकि लोगों को उसके बारे में विस्तार से पता था ही नहीं। कहता है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, आइए हम बात करते हैं उस समय के नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में विस्तार से। जब क्लास हम बात करते हैं इस समय के नए राजनीतिक और सामाजिक समूह के बारे में, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सन 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के
आगे भारी चुनौती रखता है, मतलब कि उनके सामने समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। कहता है कि इस काल में अलग-अलग समय पर नई-नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए रहट, कताई के लिए चरखे, युद्ध में अग्निशास्त्र जैसे बारूद वाले हथियार, इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल इस समय किया गया था। कहता है कि इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी शामिल हो चुके थे, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इससे पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि तमाम परिवर्तन नई नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के लिए साथ आए जो नए नए विचार को लेकर के दूसरी जगह आए थे। मतलब कि आपको सेवनटीन सेंचुरी में और 7th सेंचुरी के बीच में आपको पता होना चाहिए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का जब आवागमन होता है तो लोगों ने नई नई प्रकार की सामाजिक चीज़ों को फैलाने का काम चालू किया था, जिसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, नई नई प्रौद्योगिकी, विचार, इन सबको फैलाने का काम चालू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल माना जाता है। तो क्लास इसके सेट में इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि इसके बारे में कुछ और विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे सकूं। तो आज की क्लास इतना ही, आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।